तो ये हमारा क्रैश कोर्स का जो है डे फर्स्ट है, ये हमारा डे 1 है। और डे 1 में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा डे 1 है। और डे 1 में हम स्टार्टिंग में जैसा कि बताए थे कि हमारा क्या होगा, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रकाश के सिर्फ परावर्तन वाले पोर्शन पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिनको क्लास करना है थिंक ज्वाइन तो कर ही चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे लाइट क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हमें देखने के लिए जो है वो लाइट की आवश्यकता होता है। अगर इसी कमरे में लाइट ना हो, जैसे अगर हम यहाँ पे करें, जैसे अगर हम लाइट बंद कर दें तो देखने में थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लाइट जलाते हैं तो चीजें जो है वो क्लियर दिखने लगता है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होता है। आप इस दो पिक्चर को देखिए, जैसा कि पहला पिक्चर में है कि यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, ठीक है, यानी कोई प्रकाश नहीं है। तो यहाँ अंदर क्या है हम नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही उस कमरा में हम लाइट जला देते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का डेफिनेशन क्या है, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा है कि प्रकाश हमेशा जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये दो बात याद रखना है। पहला है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो ये हमारा पहला बात हो गया, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। दूसरा क्या है कि यह जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा है कि यह निर्वात यानी कि वैक्यूम से होकर भी गुजरती है। ये वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जगह होता है जहां कुछ भी नहीं होता है, यानी कि हवा भी नहीं होता है। तो वैसे जगह हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जो है वो निर्वात से होकर भी गुजर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हम ध्वनि है जो बोलते हैं, इसको चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ पे हवा का कण, जो वायु का कण है, वो माध्यम बनता है। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये याद रखना है कि प्रकाश का जो वेग होता है, स्पीड होता है, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये हमारा क्या है, तीसरा हो गया गुण। और ये हमारा चौथा हो गया प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग। पांचवा जो बात है कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कई बार ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण का वर्णन करें, ठीक है। तो ये 5 बातें आपको लिखना है। पहला क्या लिखना है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा कि यह निर्वात से होकर भी गुजर सकती है। और जब निर्वात में इसका प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, ये मीटर में दिया गया, अगर किलोमीटर में होगा तो याद रखिएगा, किलोमीटर में हमारा 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और जितने विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 5 बातें जो है आपको लिखना है। ये है कि हम, तो हमारा क्या था कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो वस्तु को देखने के लिए क्या है कि सबसे पहले कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उस वस्तु पे लाइट पड़ना चाहिए। जैसे कि ये हमारा एक फूल है, तो इस फूल पे क्या हो कि पहले किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से क्या होना चाहिए, इस वस्तु पे लाइट पड़ना चाहिए, और जो लाइट इस पे पड़ रहा है ये फूल फिर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। और ये जो परावर्तित लाइट है यानी परावर्तित किरण है, अगर ये हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमारी आंखें क्या करती है, आंख के हमारे जो रेटिना वाला पार्ट होता है उस पे इस वस्तु का जो है इमेज बनता है। ठीक है, फिर जो इमेज बनता है ये इमेज जो है हमारे दिमाग में जाता है, फिर दिमाग जो हमारा समझ पाता है कि ये इमेज किस चीज का है। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि हाउ डू वी सी, हम कैसे देखते हैं किसी वस्तु को, हम कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ भी सेम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सूरज है, सूरज से पहले लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो कि इंसान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, तो जब उसकी आंख तक पहुंचेगा तो आंख के रेटिना वाला पार्ट पे जो है वो उसका इमेज बनेगा, फिर दिमाग प्रोसेस करके जान पाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए, जब बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरण उन वस्तुओं पर पड़ती है, यानी ये बत्ती क्या हो गया, ये हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत से क्या होता है, लाइट निकलता है, उस वस्तु पे पड़ता है और पुनः परावर्तित होकर हमारी आंख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यानी जो परावर्तित किरण है वो आंख के रेटिना पे क्या होता है, उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या होता है, हमें वह वस्तु जो है दिखाई देने लगता है। तो निष्कर्षतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते। बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रकाश न होता तो क्या इस वस्तु को हम देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते, क्योंकि देख कैसे पा रहे, ये जो लाइट आया ये परावर्तित होकर जब हमारी आंख तक पहुंचा तभी हम इस वस्तु को देख पाए। तो प्रकाश ही वह माध्यम है जिसके कारण क्या है, हम इस वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और इसकी अनुपस्थिति में, यानी कि जब लाइट नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ये देखना क्या हो जाएगा, हमारे लिए असंभव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा किरण, यानी कि रे। किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। ये डेफिनेशन क्या है, जैसे देख लीजिए, कोई भी एक प्रकाश स्रोत ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे टॉर्च ले रहे हैं, तो इस टॉर्च में क्या है, जैसे इस टॉर्च में हम जलाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइट कुछ इस प्रकार से निकलता है। तो ये क्या हो, ये प्रकाश के हम बोल सकते हैं कि गमन करने का रास्ता है। ठीक है, तो इसी गमन पथ का जो दिशा है, ठीक है ना, कि लाइट एक तरफ से निकलकर आए की तरफ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण में क्या होता है कि एक तरफ तो जो है, यानी इसको हम आय की तरफ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक तरफ है कि निकल की, जानते हैं प्रकाश स्रोत जहां से वो लाइट निकल रहा है उससे वो सामने की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसी सामने जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते की दिशा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो डेफिनेशन याद रखना है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को बोलते हैं इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहते हैं। यानी अगर ये एक होता है तो ये हमारा क्या है, किरण है, लेकिन जब ऐसा बहुत सारा किरण हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
किरण पुंज कहेंगे, यानी किरणों का ये समूह हो जाता है तो किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। दूसरा है हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। पैरेलल को बोलते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो देख रहे हैं समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि जो किरणें हैं वो क्या है? एक दूसरे के समांतर है, यानी इसको कितना भी आगे बढ़ा दे ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, यानी इस तरह के किरणों को क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी किरण पुंज में क्या देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं सब के सब जो है आके एक बिंदु पे मिल रहा है। सारी किरण पुंज जो है एक बिंदु पर अगर मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या है? ये पिक्चर गलत बन गया है। अभिसारी में एक बिंदु से निकलकर अगर अलग अलग दिशा में फैल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यानी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये फैलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले क्या है हमारा? समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जिसे बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख रहे हैं कि सभी किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर है, यानी इसको हम कितना भी आगे और कितना भी पीछे बढ़ा देंगे तो ये किरणें कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की किरणों को क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज, जिससे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसे हम संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज को हम संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किरणें जो है अलग अलग दिशा से आकर, अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पे जो है मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज को हम क्या बोलते हैं? संश्रित भी बोलते हैं, संश्रित प्रकाश पुंज या संश्रित किरण पुंज। नेक्स्ट है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि इसमें क्या होता है? जो एक बिंदु से निकलकर जो किरणें होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं, यानी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर यानी कि निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ, यानी कि सेल्फ लुमिनस। आत्मदीप्त पदार्थ को हम बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ भी बोलते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। ठीक है, तो आत्मदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त या फिर प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जो सूर्य हो गया हमारा, जितने तारे हो गए, और कोई भी जलता हुआ चीज, जलता हुआ हम ले लेते हैं टॉर्च। तो ये सब के सब क्या है?
ये खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या फिर उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जो प्रकाश निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारा, दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीप्त पदार्थ, यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे सारी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे कुर्सी, पत्थर, किताब, ईंट, तो ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो इन सभी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अदीप्त पदार्थ क्या करते हैं, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जैसे ये कुर्सी को हम कैसे देख पाते हैं, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सूर्य ले लेते हैं तो क्या होगा, ये जो सूर्य का जो किरण है पहले क्या होगा, इस कुर्सी पे पड़ेगा और इस कुर्सी से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमारी आंख तक पहुंचेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो जो भी हमारे अदीप्त पदार्थ होते हैं वे अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है कि जो हमारा चंद्रमा यानी कि जो मून है वो क्या है, अदीप्त है या फिर प्रदीप्त है। क्योंकि हम रात में देखते हैं कि चंद्रमा से तो प्रकाश निकल रहा होता है कि नहीं, हमें क्या लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। तो बताना है कि चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त है या फिर अदीप्त है। तो कमेंट एक बार हम देख रहे हैं, जितने लोग को पता है ये बताइए, चंद्रमा जो है प्रदीप्त है या फिर अदीप्त है। कमेंट हम देख रहे हैं, चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त है या फिर अदीप्त है। चंद्रमा क्या है, सेल्फ लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, कमेंट में लिखना है बी। यहाँ ऑप्शन तो कुछ है नहीं, फिर बी का क्या मतलब है, ऑप्शन कमेंट में पूरा लिखना है कि चंद्रमा जो है वो प्रदीप्त है या फिर अदीप्त है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो सेल्फ लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है। अभिषेक मल्हाना कमेंट है कि ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ ऑप्शन हम दिए कहाँ है, तो कमेंट में पूरा लिखना है कि अदीप्त है या फिर प्रदीप्त है। चंद्रमा अदीप्त है या फिर प्रदीप्त है। देख लीजिए, चंद्रमा जो है वो एक अदीप्त पदार्थ है, यानी कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। होता क्या है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, चंद्रमा है, मून है, ये क्या करता है, सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश जो है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम लोग तो कहाँ है, इस धरती पे रहते हैं, और इस धरती पे जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, चंद्रमा से निकल रहा है। तो हमें ऐसा लगेगा कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश कहाँ से पड़ रहा है, तो ये सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। तो याद रखना है कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है।
नेक्स्ट है हमारा प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उस माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ताप हो सकता है इत्यादि। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा प्रकाशीय माध्यम है, यानी प्रकाश इसी माध्यम से होके गुजरता है, गमन करता है। प्रकाशीय माध्यम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा समांगी माध्यम यानी कि होमोजीनियस, और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम यानी कि हेट्रोजीनियस मीडियम। तो पहला है हमारा समांगी माध्यम। समांगी माध्यम में क्या होता है कि समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो है वो एक समान होता है, जैसे जल और कांच। तो इसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होगा, एक समान होगा। जबकि विसमांगी माध्यम में क्या होगा, प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो है वो असमान होगा, अलग अलग होगा। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, तो हम जानते हैं कि जहां पे गर्म हवा होगा वहां का जो कण होगा वो क्या होगा, दूर दूर होगा, लेकिन जो ठंडा हवा होगा ये हो गया हमारा गर्म हवा, जबकि जो ठंडा हवा होगा उसका कण क्या क्या होगा, एकदम पास पास होगा। तो ये हमारा हो गया ठंडी हवा। तो देख रहे हैं कि गर्म हवा में जो है, जो हवा के कण है वो क्या है, दूर दूर है, जबकि ठंडी हवा में जो हवा है कण है वो क्या है, पास पास है। तो ये दोनों क्या होगी, दोनों की प्रकृति और बनावट क्या है, अलग अलग है। इसे हम बोलेंगे विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम का एग्जाम्पल क्या है, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, और कैल्साइट। कैल्साइट भी जो बना होता है उसका भी प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है यानी आर पार निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जिससे प्रकाश जो है आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच यानी कि शीशा, पानी, हवा, ये सब क्या है, ये सब हमारा पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा है हमारा अपारदर्शी पदार्थ यानी कि ओपेक। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर हम पत्थर के इस और लाइट अगर देंगे तो क्या इस पार निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, यानी प्रकाश इस पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जबकि शीशा के इस साइड देंगे, अगर शीशा के इस साइड अगर हम लाइट देंगे तो ये इस साइड की तरफ बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पारदर्शी, और जिससे नहीं निकल पाता है उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा पारभासी पदार्थ यानी कि ट्रांसलूसेंट। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। यानी प्रकाश जो है पूरी तरीके से तो पार नहीं करता है, लेकिन उसका कुछ अंश जो है वो बाहर निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। इनसे क्या होता है, प्रकाश बाहर तो जाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाता है, उसका प्रकाश का कुछ अंश ही जो है इसके इस पार से उस पार निकल पाता है। नेक्स्ट है हमारा छाया यानी कि शैडो। तो शैडो क्या होता है, तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा चित्र बन जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो ये प्रकाश स्रोत कहीं ना कहीं इधर की तरफ इस पर्दा पे जा रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या करें, एक अपारदर्शी वस्तु रख दी, यानी जिससे लाइट जो है इसको उस पार नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे जो है एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना, एक काला चित्र बन जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से जो है हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए, प्रकाश जब भी किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी प्रकाश क्या है, ये हमारा एक कोई सतह रखा हुआ है, ठीक है, इस पे जब प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ, टकराकर वापस चला गया, ठीक है, और टकराकर वापस जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो बस अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। यानी प्रकाश जब भी किसी वस्तु पे पड़ता है तो वहां पे तीन बातें होता है। पहला बात क्या होता है कि प्रकाश जो निकल रहा है उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि या तो उससे पार कर जाए, और तीसरा केस में क्या होता है कि टकराकर लौट जाता है। तो जो टकराकर लौट जाता है इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखा तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उसके सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब है परावर्तक सतह। तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक कोई सतह है, ये हमारा परावर्तक सतह हो गया, और जब लाइट इस पे पड़ा तो टकराकर वापस फिर उसी माध्यम में चला गया। तो ये जिस सतह से टकराया है इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। यानी कि जिस सतह से टकराकर जो है प्रकाश वापस लौट जाता है उस सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और याद रखना है कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। यानी चांदी पे जो लाइट पड़ रहा है वह लगभग पूरा के पूरा जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। और सामान्य रूप से जो परावर्तक सतह के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। हम जो अपना चेहरा अपने घर में जिस दर्पण में देखते हैं वो दर्पण कौन सा होता है, हमारा समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर ही जो है आमतौर पे परावर्तक सतह के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, यानी जो ये जो हमारा परावर्तक सतह है यह किस तरीके का है, ठीक है, ये हमारा चिकना है या फिर ये रफ है, ठीक है, यानी कि प्लेन है या फिर रफ है, ठीक है। अगर रफ होगा तो उसमें परावर्तन किस प्रकार का होगा, अगर ये चिकना और एकदम कह सकते हैं कि चमकीला है तो इसका परावर्तन किस तरीके से होगा, इसके अनुसार जो है परावर्तन जो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, ठीक है, यानी जब परावर्तक सतह कैसा हो, चिकनी हो और चमकीला सतह पर पड़ता है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी नियमित परावर्तन की सतह क्या है, एक तो है कि चिकना होना चाहिए और दूसरा चमकीला तो किसी भी हाल में होना चाहिए, क्योंकि चमकीला नहीं होगा तो परावर्तन ही नहीं हो। तो नियमित परावर्तन तब होगा जब हमारा जो परावर्तक सतह है वो कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है और जो नियम है एकदम नियमानुसार जो है ये परावर्तित हो रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न पे हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ये सरफेस ही क्या है, देख रहे हैं कि ये सरफेस क्या है, कुछ इस प्रकार से एक रफ सरफेस है। तो जब सरफेस हमारा क्या है, परावर्तक सतह अगर रफ होता है, ठीक है, रुखरा होता है, तब जो परावर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें रुखरी यानी कि रफ और
चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, और ऐसे परावर्तन में क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि ये परावर्तक सतह जो है वो कैसा है, रफ है। तो जब रफ हो तो देख रहे हैं कहीं से किरण आ रहा है और कहीं जा रहा है, ये आ रहा है इधर चला गया, ये आया, तो कोई भी यहाँ पे पैटर्न को फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। यानी कि हमारे घर में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है सो देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। हम आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, लेकिन जब समतल दर्पण पे जो है प्रकाश का प्रतिबिंब प्रकाश की किरण पड़ता है तो ये निश्चित नियमानुसार परावर्तित होता है, क्योंकि जो सतह है परावर्तन सतह वो कैसा है, चिकना और चमकीला है। तो ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है, यानी कि ये हमारा एक समतल दर्पण है। ये क्या हमारा एक समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में देखेंगे परावर्तन कैसे होता है, उसमें इमेज कैसे बनता है। तो देखिए ये हमारा एक समतल दर्पण है जिसके सामने हमारा एक इमेज जो है ये रखा हुआ है, एक पेड़ का इमेज है, ठीक है। तो वैसे किरण तो बहुत सा निकलेगा, लेकिन हम जो है दो किरण को लेते हैं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो किरण चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक इमेज ये लिए और एक इमेज ये लिए। जैसे ही ये हमारे दर्पण पे पड़ेगा ये कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये जब हम इस चीज को देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, तो क्या लगेगा, लगेगा कि ये जो किरण है कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से आके इधर जो है कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है। तो जहां से लग रहा हो तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज है, जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा उसका एक यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण है। तो यहाँ पे वास्तव में रखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं रे डायग्राम में। तो ये हमारा है, तो इससे हम कम से कम कितना लेंगे, दो किरण लेंगे। तो इससे दो किरण कुछ इस प्रकार से निकल रहे हैं, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके जा कुछ इस प्रकार इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा आंख जब इससे जो परावर्तित किरणें को देखेगा तो क्या लगेगा, ये किरण कुछ इस प्रकार से आके इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, किरण वास्तव में यहाँ से निकल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा जब ये रिफ्लेक्टर को देखेंगे तो ये किरणें कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए पहले हम कुछ पद को जानेंगे, ठीक है। यानी प्रकाश के परावर्तन में जो है कुछ पद जो है उसको हम जानेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो पहला टर्म्स क्या है, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। देखिए ये हमारा कोई भी एक परावर्तक सतह हो गया, ये हमारा क्या है, कोई एक परावर्तक सतह हो गया। तो इस पे एक किरण पड़ेगा, ठीक है। तो जो किरण इस सतह पे पड़ रहा है, आ रहा है, उस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। तो वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ता है आपतित किरण कहलाता है। तो ये किरण दर्पण के सतह पे पड़ा है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जिस बिंदु पे हमारा जिस बिंदु पे हमारा आपतित किरण पड़ता है, जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जो आपतित किरण है हमारा इस बिंदु पे आया है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे। तो दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये दर्पण पे ये पॉइंट है जहां पे ये आपतित किरण पड़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो परावर्तित किरण क्या होता है, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर
वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये किरण दर्पण में पड़ा और कुछ इस प्रकार से टकराकर चला गया। तो जो किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा आपतित किरण, आपतित किरण। और ये पॉइंट जो है ये है क्या है हमारा, ये है हमारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो ये तीनों पॉइंट है वो क्लियर हो गया। आपतित किरण क्या होता है, जो दर्पण पे किरण पड़ता है, ठीक है, जिस बिंदु पे पड़ता है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जो किरण बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। ये किरण आ रही है तो जो किरण दर्पण की सतह पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और टकराने के बाद जो किरण बाहर की तरफ निकलती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, ये हमारा परावर्तक सतह है, ये किरण आ रही है तो आपतित किरण, टकरा कर वापस जा रही है तो सब क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु पे हम क्या करें, एक लंब डाल रहे हैं, आपतन बिंदु पे एक लंब डाल रहे हैं तो इस लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। जानते हैं कि जो भी लंब होता है उसका सतह से कितना डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये आपतन बिंदु पे हम क्या किए, एक लंब डाले और ये लंब का कितना होगा एंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिलंब। अभी बताए हैं कि ये हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि आपतित किरण है, और जो परावर्तित किरण है यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो जो हमारा आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ता है वहां पे एक लंब डालते हैं, ठीक है, और उसी लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जिससे हम एन से सूचित करते हैं। तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, ये हमारा आपतन बिंदु है और इस पर ये लंब है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अभिलंब जो है दर्पण की सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, देखिए ये हमारा आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पे जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं, यानी आपतन कोण को हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन कोण क्या होता है, तो ये हमारा परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, और इसे हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो ये टर्म्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें सारा चीज दिया गया प्रकाश के परावर्तन में। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परावर्तक सतह है जिसे हम दर्पण भी कहते हैं। जो किरण दर्पण पे पड़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तन के बाद जो किरण बाहर निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ये हमारा जिस बिंदु पर आपतित किरण पर दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां पे हमारा आपतित किरण पड़ रहा है वह क्या कहलाएगा हमारा, वह कहलाएगा हमारा आपतन बिंदु। तो बी हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पे क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। फिर देखते हैं हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, और उसे हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम स्मॉल आर से सूचित
करते हैं। तो आई थिंक कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश के परावर्तन के जो भी आधारभूत नियम है, चाहे वो हमारा समतल दर्पण हो, चाहे हमारा गोलीय दर्पण हो, यानी कि वक्र सतह हो, सबके लिए समान होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो, दोनों के लिए जो है वो एक समान होता है। और नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। आप देखिए, आपतित किरण और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण और ये हमारा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो पहला नियम हमारा ये है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर जो है एंगल आर। अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो ये हमारा क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंब, जिसे हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है या उस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या है समझिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, बहुत सा प्रकाश निकलेगा। अगर कोई यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, तो ये क्या होगा? या तो किरण वास्तव में आएगा, बस हम ये अभी बस यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करें, यहाँ पे आके और ये फिर इधर मिलकर क्या करेगा? वास्तव में ये एक ऑब्जेक्ट है, गया दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद इस बिंदु पे मिला, तो इसे क्या कहेंगे? इस वस्तु का ये एक इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो कई बार क्या होता है कि जो किरणें हैं वो वास्तव में मिलता है, और कई बार क्या है कि किरण ऐसा लगेगा कि कोई भी जो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है तो यहाँ पे कोई ये किरण आया और इधर की तरफ चला गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरण कहीं कहीं मतलब वास्तव में इधर मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि इधर की तरफ जाके मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो इमेज बनता है उसे हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखेंगे एक्चुअल में होता है क्या, अभी बस समझा रहे हैं कि कई बार जो होता है किरणों का वास्तविक रूप से कटान होता है, मिलता है, कई बार जो है किरणें बस मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों केस को हम क्या बोलते हैं? जो बन रहा होता है, एक को बोलते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब और एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरणें, देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश की किरण निकला, ठीक है, इससे क्या हुआ? प्रकाश की किरण निकला। तो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, चूंकि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन को देखेंगे। तो परावर्तन के बाद देखिए परावर्तन हो रहा है इस प्रकार से, दर्पण में पड़ने के बाद क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संसरित होती है, देख रहे हैं कि एक बिंदु पे आके दोनों किरणें मिलती है, या कई बार क्या होता है, अच्छा मिलती है, तो वह बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु उस बिंदु वस्तु का यानी इस बिंदु वस्तु का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि इस बिंदु वस्तु से क्या होगा? पहले प्रकाश किरण निकलेगा, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, तो यह बिंदु जो है इस बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे किरण जो है, दोनों किरण वास्तव में आके मिल रही, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। इसमें क्या होता है
कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु वस्तु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। इसको समझिए, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सामने हमारा दर्पण रखा है, इससे दो किरण निकला, ठीक है, और जैसे ही दर्पण में पड़ा ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो गया। तो किरणें तो इस प्रकार से परावर्तित हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किरणें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ आके इस बिंदु पे मिलेगा, लेकिन वास्तव में किरण तो ऐसे पड़ा, टकरा किधर चला गया और ये किरण पड़ा इधर आ गया। तो किरण कभी वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पीछे की तरफ कहीं ना कहीं जाके ये मिल रहा होगा। तो जब वास्तव में नहीं मिलता है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वह बिंदु यानी कि जहां पे लग रहा है कि मिलेगा, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु यानी इस बिंदु वस्तु क्या कहलाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे किरण का वास्तविक रूप से कटान नहीं होता, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वह काल्पनिक कटान से बनता है, यानी कोई भी किरण वास्तव रूप में यहां नहीं मिल रहा होता, बस ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, यानी किरण यहाँ पे वास्तव में मिलता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि यहाँ किरणों का काल्पनिक रूप से कटान होता है, यानी किरणें यहाँ पे मिलती नहीं है, बस मिलता हुआ प्रतीत होता है। फिर क्या है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा जो है उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपको याद रखना है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना जरूरी है कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब की 5 मेन विशेषता है जो आपको याद रखना है। पहला है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपको सोचना है जो हमारे घर में जो दर्पण रखा होता है, हमारे घर में जो आईना रखा होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, और यह वस्तु के समान आकार का होता है। हम देखते हैं कि हमारे घर में जो दर्पण लगा होता है तो जितना बड़ा हम होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होता है, तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। चौथा बात है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। यानी अगर ये हमारा समतल दर्पण है, अगर इससे 10 दूरी पर हम खड़ा है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 10, अगर 10 मीटर की बात करें, 10 मीटर दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी जो है 10 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। यानी दर्पण के जितना सामने प्रतिबिंब वस्तु रहता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। और है पांचवा की यह जो है पार्श्व बी परिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन को दिखाता है। पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है कि लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट दिखाता है। तो ये 5 बात आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका ये विशेषता होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंब का बी परिवर्तन यानी कि इन्वर्जन, और पार्श्व बी परिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी परिवर्तन क्या होता है। तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। इससे क्या होता है कि वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में और तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, बी परिवर्तन देखते हैं। ये देख रहा है कि पी हम जिससे लिखा हुआ है, पी वाला ये वाला हमारा ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री पे ये घूम जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तो ये आ जाएगा नीचे। तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं कि इसका बी परिवर्तन हो गया, इन्वर्जन हो गया है।
नेक्स्ट है हमारा पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरीत क्या होता है? तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। इससे क्या होता है कि फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। तो पार्श्व विपरीत क्या होता है कि देख रहे हैं कि अभी ये हमारा है, ये राइट साइड की तरफ घुमा हुआ है, जबकि ये क्या हो गया, जैसे ये इसका पार्श्व विपरिवर्तन हुआ, ये लेफ्ट साइड में हो गया। तो पार्श्व विपरीत क्या होता है कि लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा राइट हैंड है, लेकिन इमेज का ये कौन सा है? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो ये हमारा पार्श्व विपरिवर्तन का एग्जाम्पल है। यहां भी देख रहे हैं कि ये लैटरल इन्वर्जन हो गया, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो चुका है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन। और ये हमारा समतल दर्पण में जितना भी इमेज बनता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा दर्पण, जिससे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण क्या होता है? एक शीशा ही होता है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो होता है वो सिल्वरिंग किया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण। क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और यह हम अपने घरों में देखते हैं। तो दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये हमारा एक खोखला गोला है, उसका कुछ हिस्सा जो है हम यहाँ से काट लिए, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण किसका भाग होता है? एक खोखले गोले का भाग होता है। और इसी खोखला गोला क्या किए? एक टुकड़े को रचित कर, जैसे किसी एक तरफ इसको हम पेंट किए, जैसे यहाँ इसमें है कि पीछे तरफ से पेंट कर दिया और इसमें इस साइड से हम पेंट कर दिए। तो गोलीय किसी खोखले गोला के ही कांच को क्या करते हैं? अगर एक तरफ से पेंट कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो हमारा गोलीय दर्पण का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, देखिए, तो परावर्तक सतह हमेशा जिस तरफ से लाइट जाता है, तो देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट इधर से जा रहा है, तो ये हमारा जिस साइड से लाइट जा रहा था वो हमारा परावर्तक सतह होता है। तो देख रहे हैं कि इस साइड वाला क्या है? धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये धंसा हुआ वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो परावर्तक सतह धंसा हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं केंद्र की तरफ, अगर इस तरह से होता तो कहीं ना कहीं बीच में एक केंद्र होता, तो परावर्तक सतह इसी साइड तो है। नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण। उ से उत्तल, उ से उभरा, ऐसे भी समझ सकते हैं, कंफ्यूजन हो तो उत्तल और उभरा दोनों एक ही बात है, तो उसे समझ पाएंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है? हमेशा उभरा होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरी रहती है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इधर से हमारा क्या होगा? लाइट जाएगा, और देख रहे हैं जिधर से लाइट जा रहा है ये वाला हिस्सा क्या है? हमारा परावर्तक सतह है, और कैसा है? उभरा हुआ है, ठीक है। और पीछे से हमारा पॉलिश किया हुआ है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं।
और ये जो है हमारा कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इसका केंद्र यहाँ होगा, ठीक है, लेकिन परावर्तक सतह देख रहे हैं इसके इधर है, उल्टा है, तो कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में, केंद्र इधर की तरफ है जबकि परावर्तक सतह इस दिशा में है। तो इस प्रकार के दर्पण क्या कहते हैं? इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर। तो परवलयिक दर्पण क्या होता है? तो जो दर्पण पूरी तरह से गोलीय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो जो दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। देख रहे हैं इमेज में कि ये दर्पण तो है गोला ही, लेकिन पूरी तरीके से क्या है? गोल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा परवलयिक दर्पण होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आज जो है कुछ टेक्निकल एरर भी आ गया था, ठीक। तो इस वजह से जो हम अगला क्लास जो कल सुबह में कंटिन्यू करेंगे।